कोई भी काम चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हम ठान ले तो वो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। ये बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में साबित किया है। कोलकाता के वेस्ट बंगाल से एक सिर्फ 17 साल का लड़का भी कुछ ऐसा ही मकसद, कुछ ऐसा ही संदेश लेकर साइकिल लेकर चल पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और मैं बात कर रही हूं साहिल झा की, जो सिर्फ 17 साल के हैं और अपने 10th बोर्ड के बाद फौरन उनके मन में आया कि कुछ सोसाइटी को संदेश देना है। सोसाइटी हमें बहुत कुछ देती है और सोसाइटी को कुछ लौटाना है, सोसाइटी को कुछ अवेयर करना है। ऐसे संदेश के साथ साहिल कोलकाता से निकले हैं और अब वडोदरा शहर पहुंच चुके हैं। जब वेस्ट बंगाल से एक लड़का साइकिल लेकर हमारे राज्य, हमारे सिटी तक आता है तो साहिल के आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। साहिल हमारे साथ है। साहिल, वेलकम टू द वडोदरा। नमस्ते, केम छो गुजरात। ओह वाओ। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई? थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ दीजिए। बचपन कैसे बड़े हुए 17 साल के, और क्योंकि ये जो आपने सोच रखी है ये संदेश के साथ, वो कहीं ना कहीं बचपन से आप ग्रो होते हुए आपके माइंड में वो सारी चीज़ डेवलप होती गई होगी। बताइए अपने बारे में कुछ। तो मैंने शुरू से काफ़ी सारे बुक पढ़ने स्टार्ट की थी, स्पेशली इन द कोरोना पीरियड। नोवेल्स, ऑटोबायोग्राफीज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, मैंने सभी तरह का बुक पढ़ा था, स्कूल और सिलेबस वाले को छोड़ के। तो एक इंस्पिरेशन मिला था। स्कूल सिलेबस नहीं पसंद है, बट लाइक टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है तो। ओह माय गॉड। सो वो पढ़ के लाइक इंस्पिरेशन मिला था कि कुछ करना चाहिए, कुछ लाइक सेम रैट रेस आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। सो उसके लिए मैंने ये पढ़े थे। फिर सदगुरु को देखा था कि उन्होंने 65 साल की उम्र में ऐसा किया। लाइक उन्होंने लंदन से वो भारत आए थे 65 साल की उम्र में। तो उनको देख के, उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने ये साइकिलिंग कैंपेन स्टार्ट किया था। लाइक मैंने स्टार्ट किया था कोलकाता वेस्ट बंगाल से 1 मई 2022। पिछले साल लगभग 9 महीने 11 दिन हो चुके हैं। मैं भी एक नॉर्मल छात्र हूँ, 10वीं का परीक्षा दिया था मैंने, उसके बाद स्टार्ट किया था। लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हमारी जो मिट्टी है वो मर रही है, हमारी जो धरती माता है वो मर रही है। अगर इसको नहीं बचा गया तो आने वाले समय में हम लोग खाना नहीं मिलेगा हमको। सेव सॉइल के संदेश के साथ साहिल यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ 17 साल के बच्चे, सिर्फ 17 साल का एक नौजवान। 17 साल का जब कोई होता है हम उसे घर से कॉलेज भेजने में भी डरते हैं, लेकिन साहिल के माता पिता को भी सलाम जरूर करना चाहूंगी कि इतने बड़े अचीवमेंट के लिए उन्हें भेजा है। साहिल, जब आपने ये सोचा कि मुझे ऐसा करना है, सबसे पहला घर में बात की होगी, क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का? जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ अपना परमिशन लिया था। लाइक मेरे को पता था ये बहुत जरूरी है, अगर इसको अभी नहीं किया गया तो प्रॉब्लम होने वाली है। खुद की परमिशन ली थी सिर्फ। वाओ, ये मैं जरूर 1 मिनट रोकना चाहूंगी। हमें कुछ भी करना होता है सिर्फ हमारी परमिशन की जरूरत होती है। जैसे सलमान खान कहते हैं कि जब मैं अपने आप में कुछ ठान लेता हूँ तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। साहिल का भी कुछ ऐसा ही है। साहिल, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। फिर पेरेंट्स से कहा होगा? तो लाइक जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो घर से फोन आया था कि कहाँ पे हो आप। तो मैंने बोला मैं अच्छा, घर पे बताया नहीं था? नहीं। ओह माय गॉड। घर पे नहीं, स्कूल में नहीं, फ्रेंड्स किसी को भी नहीं? Yes. शुरू कर दिया आपने अपनी टूर? क्योंकि लाइक कोई भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करने वाला है। लाइक तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। फिर घर में पता चला, फोन आया, मैंने बोला कि मैं 2 साल बाहर रहने वाला हूँ। तो उनको मजाक लगा, उन्होंने फोन कट किया, वापस फोन किया था उन्होंने। मैंने बोला कि मैं एक्चुअल में 2 साल बाहर रहने वाला हूँ। तो फिर लाइक हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं कोलकाता में, तो सबको फोन जा रहा था कि लाइक इसको कन्विंस किया जाए। तो लाइक बट कुछ समय लगा उनको मनाने के लिए और वो भी मान गए। मम्मी पापा भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई आए थे मिलने के लिए। फिर डेली फ़ोन पे बात होती है, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ। तो घर से भी सपोर्ट है, लोगों से भी सपोर्ट है और मिट्टी का भी सपोर्ट है। साहिल, कितने भाई बहन है घर में? मेरा एक छोटा भाई है, बट लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि जो घर है सिर्फ कोलकाता में है। मैं जितना भी देश ट्रैवल किया हूँ पूरा मेरा घर ही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैसे ही हर भारतवासी के दिल में है और ऐसा जज्बा मुझे तो साहिल से बात करते हुए भी गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और आपको भी जरूर मिल रही होगी। साहिल, कैसा रहा? कोलकाता से शुरू तो कर दिया, कितने पैसे थे जेब में? क्योंकि 17 साल की उम्र में किसी के पास पैसे भी नहीं होते हैं। मैंने 500 रुपये से स्टार्ट किया था अपना ये जर्नी। तो कोलकाता से मैं और गया जो साइकिल थी वो आपके पास थी?
जी, जो साइकिल मेरे उसके लिए पास खास तैयार कोई साइकिल करनी पड़ी होगी, कुछ उसमें अलग फैसिलिटी या कुछ तो आपको अरेंजमेंट करने पड़े होंगे साइकिल के, कि नॉर्मल साइकिल के साथ आप? नहीं, जैसे मेरे पास नॉर्मल साइकिल थी एटलस वाली, जो हम्म भी नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, तो उससे मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था। हम्म तो मैंने अपना लगेज पैक किया था, रूट बनाया था कि जी। पूरा और लगेज में क्या 25,000। क्या लिया? लगेज में लाइक कपड़े लिए, हम्म सेव सॉइल का पोस्टर था जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो जी। उसको लैमिनेशन करवाया, बैग पे स्टेपल किया, फिर लाइक रोप लिया और ये सब डेली चीज़ है, हम्म और वो लेके स्टार्ट किया था। जितना हम्म भी मेरे दिमाग में आ पाया उसको लेके स्टार्ट किया। जर्नी ने सिखा दिया कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इसके पहले गूगल किया था कि अगर ऐसी कोई ट्रैवल पर हम जा रहे हैं तो क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी? कुछ मैंने देखा था गूगल पे भी, सोशल मीडिया पे, बट लाइक मेरे को इतना पता था कि जैसे आप जाओगे आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको रास्ते में ही पता चलेगी। तो फ़ोन पे ज़्यादा ना भरोसा करके आप रास्ते के डिमांड में जो है आप उसके डिमांड से करो। जी, तो आप 500 रुपए, एक मोबाइल फोन और छोटा मोटा कुछ लगेज लेकर चल पड़े। बिल्कुल। कहाँ से, कोलकाता से कहाँ पहुंचे और कितने स्टेट अब तक कवर हो गए हैं? कोलकाता से मैं गया था झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हम्म केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और फिर सूरत होते हुए अभी मैं आया हूँ वडोदरा, गुजरात में। हम्म तो काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली गुजरात में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गुजरात में हूँ, हम्म बट जैसे कोलकाता का जो फूड है वो बहुत स्पाइसी नहीं होता है, लाइक जी। स्वीट होता है, हम्म रसगुल्ला, मिष्टी दोई। तो गुजरात का भी जो खाना है वो कुछ ऐसा ही है। हम्म तो लाइक साउथ इंडिया में कुछ थोड़ा स्पाइसी लगा था मेरे को, बट हम्म गुजरात में आके खाने के एस्पेक्ट से मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। जी, क्या क्या खाया यहाँ पर? यहाँ पे लाइक गुजरात में कौन कौन से सिटी कवर हुए हैं? मैंने सिलवासा से एंटर किया था, मैं वापी, वलसाड, नवसारी, भरूच, हम्म अंकलेश्वर, ये होते हुए अभी बड़ौदा, यहाँ से लाइक, और सौराष्ट्र की तरफ फिर अहमदाबाद, ऐसे करने की प्लान है। जी, यानी हर सिटी में आप होल्ड करते हैं रात को? जी, लाइक हर कितना सिटी ट्रैवल में करते हैं पर डे? पर डे, लाइक डिपेंडिंग अपॉन कैसा टेरेन है, क्या क्लाइमेट है, उसके हिसाब से लाइक 50-80 किलोमीटर्स, हाईएस्ट मैंने किया था 170 किलोमीटर्स इन वन डे। तो डिपेंडिंग अपॉन टेरेन वो डिसाइड करते हैं। और क्या क्या खाना बहुत पसंद आया गुजरात में? गुजरात में सबसे अच्छा तो ढोकला है। मैंने गुजरात का ढोकला वर्ल्ड या फेमस। और मैं इसलिए मेरे को पता है क्योंकि मैंने जेठालाल को देखा था, तो उस उनको देख के मैंने ये खाना स्टार्ट किया था। जी। तो कोलकाता में भी काफ़ी फेमस है गुजरात का ढोकला। अरे वाह! तो ढोकला तो खैर वर्ल्ड फेमस है ही। गुजरात की मिट्टी, गुजरात की संस्कृति, सब कुछ बहुत लोगों को पसंद आता है और कोलकाता से निकले हुए साहिल भी यही कह रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है, मैं भले ही बहुत लाइट मोड में साहिल से बात कर रही हूँ, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो साहिल कर रहे हैं। आप और मैं सोच नहीं सकते सोलो ट्रैवलिंग पे साइकिल लेकर निकल जाने की, लेकिन सेव सोइल के संदेश के साथ साहिल निकले हैं और बहुत सारे डिग्निटरीज से मिल रहे हैं, बहुत सारे हीरोज से भी मिले हैं, अलग अलग जगह पर आप लोगों से मिल भी रहे हैं। वो कनेक्शन कैसे बनाते हैं? जो अगर मैं बोलूँ, मैंने अगर कोई भी हीरो से मिला हूँ या कोई एक्चुअल सेलिब्रिटी से मिला हूँ तो वो सदगुरु ही है। अच्छा। क्योंकि वही मेरे को, लाइक मैं जानता हूँ वो एक्चुअल सेलिब्रिटी है। हम्म तो लाइक जब भी लोग जानते हैं कि मैं उनके सिटी में आया हूँ, कोई भी लोग हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, या हर तरह की कम्युनिटी से, तो वो उनको अगर पता चलता है तो कभी वो बुलाते हैं, कभी मैं बोलता हूँ कि मेरे को इनसे मिलना है, मैं ईमेल करता हूँ सोशल मीडिया से, तो ऐसे होता है। अच्छा। और क्योंकि बिना पैसे तो कुछ भी नहीं होता साहिल। अगर हर जगह तो आपको फ्री में खाना नहीं मिल सकता या कोई खिला नहीं सकता, कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत पड़ती होगी, तो वो फंड कैसे मैनेज होता है? मैं इसका सिर्फ ये आंसर दूंगा कि अगर आप सोसाइटी की देखभाल करेंगे तो सोसाइटी आपकी देखभाल करेगी। लाइक मेरे को लोग रास्ते पे देखते हैं, वो फूड का, खाने का, लोग लाइक जो लोग हैं वही मेरे लाइक इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों के वजह से, लोगों के प्यार की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। और नाइट होल्ड कहाँ होता है? नाइट हॉल्ट लाइक जैसे ईशा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स है उनके घर पे, रोटरी क्लब्स हो गए, लायंस क्लब हो गए, सर्किट हाउस हो गया, कोई लॉजेस हो गया, सोशल मीडिया में कोई बोलता है कि आप हमारे सिटी में हो तो हमारे घर पे रुक सकते हो, ऐसे रुकते हैं। कभी कभी नहीं भी रुकते हैं, कभी कभी पूरी रात साइकिल चलाते हैं, कभी कभी बस स्टॉप पे रुकते हैं, कभी कभी मंदिर हो गया ऐसे उसमें रुकते हैं। तो जैसे है लाइक जो भी है, जो भी रिसोर्सेज है, उसको एक साथ करके ये जर्नी चल रही है। वेरी इंस्पायरिंग। और आज का जो यूथ है एक्सप्लोर करना चाहता है हर चीज़ को, और साहिल भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। नई नई चीज़ें उन्होंने सीखी होगी, लोगों से बिहेव करना, लोग आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं। हर बार तो साहिल प्यार नहीं मिलता होगा, कभी कभी तो लोग ये भी सोचते होंगे कि ये क्या है यार, ऐसा भी कुछ कभी कोई बीटर मोमेंट्स भी आए हैं?
बीटर नहीं बोलूंगा मैं उसको, अपॉर्चुनिटी बोलूंगा नया कुछ सीखने के लिए। लाइक जब लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि लोग कितना कम जानते हैं। जी। अगर लोग जानेंगे कि मिट्टी जो है वो मर रही है तो लोग इसके बारे में कुछ एक्शन लेंगे। अगर लोगों को पता है कि हम लोग कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं तो अगर लोग इसके बारे में जागरूक है तो वो कुछ लाइक इसके एक्शन लेंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लोग अगर इसके बारे में जागरूक हो, मिट्टी बचाओ अभियान के बारे में या पर्यावरण के बारे में, तो लोग इसके बारे में सपोर्ट बिल्कुल करेंगे। तो लोग कैसे भी बोले, मैं अपने अंदर अच्छा हूँ तो लोग अच्छे ही मिलेंगे। जो सिचुएशन है वो बुरी भी मिलेगी तब भी अच्छी हो जाएगी, लोग बुरे भी मिलेंगे तब भी अच्छे हो जाएंगे। अपनी माँ से तो हम सब बहुत प्यार करते हैं, हमको अपनी माँ से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं होता है, लेकिन मदर अर्थ के प्रति कहीं ना कहीं हम केयरलेस हैं। कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन में ही मिल जाना है, ज़मीन से ही पैदा हुए हैं और उसके बाद भी हमारी भूमि को हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। कितना भी हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, लेकिन जब कचरा फेंकने की बारी आती है हम शायद सेकंड थॉट अपने मन में नहीं लाते हैं। खैर, अब बहुत जागरूकता आई है, बहुत अवेयरनेस आई है, अब बच्चे खुद इतने अवेयर हैं कि कचरा ना फैलाएं, सॉइल को पॉल्यूट ना करें। लेकिन साहिल इस संदेश के साथ अपने परिवार को छोड़कर एक मिशन पर निकले हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो मिट्टी प्रदूषित हो रही है उसका जो असर है देश दुनिया पर किस कदर पड़ रहा है? तो ये जो सेव सॉइल मूवमेंट है, मिट्टी बचाओ, इसका एक लाइक जो सॉल्यूशन है, एक जो मोटिव है कि मिट्टी में जो गुणवत्ता है, जो भी जैविक पदार्थ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक कंटेंट, इसको बढ़ाना है मिनिमम 3 से 6%। ये मिट्टी बचाओ अभियान का जो मेन मोटिव है। ये तभी बढ़ेगी जैसे प्लांट वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, वो अगर मिट्टी को डालेंगे तो मिट्टी में जो मिट्टी जिंदा रहेगी। अभी के समय में हम लोग सिर्फ मिट्टी से खाना ले रहे हैं, मिट्टी को खाना वापस नहीं दे रहे हैं। मिट्टी का खाना है ऑर्गेनिक कंटेंट, ताकि उसमें जो भी जीव जंतु हैं उनको खाना मिल पाए और मिट्टी जिंदा रह सके। तो मिट्टी को बचाने के लिए उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट डालना है। प्लांट वेस्ट हो गया, गाय का गोबर हो गया, एक ह्यूमन वेस्ट हो गया, पेड़ पौधे हो गए, एक सब्जी के छिलके हो गए, ये सब चीज़ हमको उसमें वापस डालना है, जो लोग नहीं कर रहे हैं। लोग पेड़ को काट दे रहे हैं, लोग लाइक जो पत्ते हैं वो उसको साफ़ कर दे रहे हैं, उसके बाद जो लाइक जो जानवर है उनको काट के खा जा रहे हैं। तो मिट्टी को कुछ भी वापस नहीं जा रहा है, सिर्फ हम लोग ले रहे हैं, दे कुछ भी नहीं रहे हैं। तो यही कारण है मिट्टी का खराब होना। जैसे हमें दिन भर में कई बार खाने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे सॉइल को भी नरिश करना है और जिससे हम सबको मिलकर करना है। साहिल जैसे लोग जो हैं हमें अवेयर कर रहे हैं, हमें जो शायद हम नहीं सोच पा रहे हैं उस चीज़ के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन सोचना और करना आखिरकार हमें है। अगर साहिल इतने लंबी टूर पर साइकिल लेकर निकल सकते हैं, अपने आप को पीछे छोड़कर इस ज़मीन को आगे बढ़ाने की और इस ज़मीन से सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ऐसे में साहिल का जो सपोर्ट करना तो बनता ही है। और साहिल को हमें किसी भी तरीके से अगर ग्रीट करना है तो हम यही कर सकते हैं कि हम अपने आसपास की भूमि को कहीं ना कहीं नरिश करें, उसे जो भी नर्चर के लिए चाहिए वो हम प्रदान करें। साहिल, क्या संदेश है लोगों को जो नहीं समझते हैं इन सारी चीज़ों को? मैं जो लोग इस लाइक जो बात है इसकी लाइक गहराई नहीं समझ पा रहे, मैं आपको एक सर्वे के माध्यम से बताऊंगा। एक सर्वे किया गया है, उसके अनुसार 1920 में जो हम एक संतरा खाते थे उसमें हमको जितना भी पोषण मिलता था उतना पाने के लिए आज हमको मिनिमम 8 संतरे खाने पड़ेंगे। इसका मतलब हमारा जो पेट है वो भरेगा, बट हमारे जो न्यूट्रिशन है जो हमको चाहिए ऑन अ डेली बेसिस वो नहीं भरेगा। यही कारण है जो भी वायरस आ रहे हैं, कैंसर हो गया, बहुत सारी बीमारियां हैं, वो हमारी जो बॉडी है उसको अफेक्ट कर पा रही है, क्योंकि हमारी शरीर जो है वो दिन पर दिन लाइक ख़त्म होते जा रही है, कमज़ोर होते जा रही है। तो अगर मिट्टी में अगर लाइक मिनरल्स नहीं है, मिट्टी अगर जीवित नहीं है तो खाने में न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, खाना जीवित नहीं रहेंगे, और वही खाना हम लोग खाते हैं, हमको बीमारी उल्टा ज़्यादा होता है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि आप मिट्टी की आवाज़ बने, मिट्टी के बारे में बात करें, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है। क्योंकि हम लोग जो स्तर पे बोल रहे हैं ये सिर्फ भारत या गुजरात की बात नहीं है, ये विश्व के 192 देशों की बात है। ये सिर्फ प्रॉब्लम इंडिया की नहीं, ये विश्व के 192 देशों में हो रही है। बहुत जगह मिट्टी ख़राब हो रही है, केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोग पेड़ काट के हटा दे रहे हैं, जानवर को काट के खा जा रहे हैं, कुछ भी मिट्टी को वापस नहीं जा रही है। जो हम लोग खेत है ट्रैक्टर से खुला करके लाइक उसको खोद के वापस छोड़ दे रहे हैं, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी बैक्टीरिया है, वो धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से वो मरते जाती है। तो लाइक जैसे हम अगर धूप में जाएंगे तो हमको तकलीफ़ होगी,
तो वो बहुत छोटे छोटे जीव जंतु है, अगर वो धूप के कांटेक्ट में आते हैं तो वो लाइक सीधा मर जाते हैं। तो हमको मिट्टी को किसी प्रकार का सीड देना है, ट्री कवर हो गया, घास हो गया, बुशेस हो गए, मिट्टी को जितना ज़्यादा हो सके उतना खुला नहीं छोड़ना है, उसमें एक प्रकार का छाँव देना है मिट्टी को। यही एक सॉल्यूशन है मिट्टी को बचाना और लोगों तक बात पहुंचाना कि हमारी जो मिट्टी है वो ख़राब हो रही है। आप मिट्टी की आवाज़ बने, जो हमारी धरती माता है, भारत माता है, इनकी आवाज़ बने, यही एक सॉल्यूशन है मिट्टी को बचाना, सेव सॉइल। धरती माता है वो चीख चीख कर कह रही है कि मुझे बचाइए, और बचाने में हम सबको, क्योंकि हम सब उनके ही कहीं ना कहीं बच्चे हैं, ऐसे में हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा। साहिल, कहाँ तक चलेगी यात्रा, कहाँ पूरी होगी, और किस तरीके का आगे का सफ़र रहेगा? कितने किलोमीटर की यात्रा अभी बाकी है? तो बड़ौदा गुजरात से मैं यहाँ से जाऊँगा भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, दीयू, द्वारका, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्र नगर, वहाँ से पूरा गुजरात अहमदाबाद। टूर हो जाएगा। जी। फिर गुजरात से मैं जा रहा हूँ मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वो होते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, आसाम, फिर बैक टू कोलकाता। और ये 16 महीने और चलेगी। 1 मई 2022 को ये स्टार्ट हुई थी और 1 मई 2024 को ये ख़त्म होगी। बट साइकिलिंग सिर्फ ख़त्म होगी, जो कैंपेन है ये हमेशा चलता ही रहेगा। मैं वही पूछने वाली थी कि चलिए 2 साल यात्रा आपने कर ली, सेव सॉइल का संदेश देशवासियों को दे दिया, उसके आगे क्या? साहिल क्या करना चाहेगा अपनी लाइफ में आगे? मैं पर्यावरण के ऊपर काम करना चाहूँगा। इन शॉर्ट लाइक हर वो चीज़ जो एक इंसान को अच्छा जीवन प्रदान करे, इसके ऊपर काम करना चाहूँगा। तो पर्यावरण के ऊपर हो सकता है, इकोलॉजी के ऊपर हो सकता है, एनवायरनमेंट के ऊपर हो सकता है, इसके ऊपर और लाइक ज़्यादा एजुकेशन लेके इसके ऊपर एक एक्चुअल काम होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो सके। तो यही मेरा मोटिव रहेगा। और साहिल, पढ़ाई पीछे छूट गई है, फ्रेंड्स पीछे छूट गए हैं, फैमिली पीछे छूट गई है, कभी दुख होता है, मलाल होता है इस बात का? जो लाइक मेरे फैमिली है, फ्रेंड्स है, पढ़ाई है, मैं बोलूँगा मेरे को नया कुछ सीखने को मिल रहा है। लाइक भारत में आप जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, लोगों के बारे में जान रहे हो, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या जीवन शैली है, क्या कल्चर है, क्या एनवायरनमेंट है, सब कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, जो कि आपको कभी भी कोई स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी बुक आपको कभी नहीं सिखा सकती है। और तो स्टडी ऐसे हो रही है लाइक, और मैं जर्नी के बीच में ओपन स्कूल से पढ़ने का ट्राई करूँगा। तो 10th ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया है, 11th एंड 12th ओपन स्कूल से। फिर जर्नी ख़त्म होने के बाद ग्रेजुएशन और मास्टर्स इन एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर। तो इसका प्लान है, अभी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है बट ऐसे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स और फैमिली की बात करें तो वो जितना हम ट्रैवल करते जा रहे हैं, हर जगह पे, हर सिटी में, हर गाँव में लाइक फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं, फैमिली बनती जा रही है। पूरा देश साहिल का दोस्त बनता जा रहा है और साहिल को सपोर्ट करना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, साहिल ने बताई कि हमें कैसे सेव सॉइल अभियान में जुड़ना है। साहिल अपना काम कर रहे हैं, हम घर बैठे भी अपना काम करें, हमारी आसपास की ज़मीन को ही कुछ ना कुछ बचा लें। साहिल, एक एंड नोट पर कुछ अगर कहना चाहें हमारे व्यूअर्स से। मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक सर्वे किया गया है कि आने वाले 23 सालों में बाई 2045 हमारा जो फूड प्रोडक्शन का जो क्षमता है वो 40% कम हो जाएगा और हमारा जो पॉपुलेशन है वो 930 करोड़ लोग होंगे। ये सिचुएशन में लाइक आधे से ज़्यादा लोग खाने को, पानी को तरसेंगे। तो इसके ऊपर जितना जल्दी हो सके एक कॉन्क्रीट एक्शन लिया जाए 192 देशों में। और ये तभी होगी लाइक जब 192 देशों की जो सरकार है इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। ऑलरेडी भारत की सरकार और 81 देश, 81 नेशंस ने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सॉइल को बचाने के लिए। और हमारा टारगेट है 400 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचाना और उनको बोलना कि आप मिट्टी के बारे में बात करें, धरती माता की आप आवाज़ बने। यही है, तभी ये बड़े स्तर पे हो सकती है, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उससे भी मिट्टी बचेगी। बट जब तक ये विश्व स्तर पे नहीं होगी तब तक इसका एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं होगा, कॉन्क्रीट एक्शन नहीं होगा। तो आप मिट्टी की आवाज़ बने, लोगों तक बात पहुँचाए कि मिट्टी मर रही है। इतना ही कहना चाहूँगा, यही संदेश है मेरा साइकिलिंग जर्नी से कि आप इसके बारे में सचेत हो, आप इसके बारे में जागरूक हो और मिट्टी को बचाएं। धन्यवाद। सेव सॉइल। भले आप लाखों करोड़ों रुपए अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगी, लेकिन अगर
फूड ही नहीं बचेगा तो नहीं सरवाइव हो पाएगी अगली पीढ़ी, और इसलिए ज़मीन को बचाना, सॉइल को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साहिल तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, हम सबको भी इसमें जुड़ना है। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। सेव सॉइल। सुन लिया ना आपने, सेव सॉइल कैसे, ये आप साहिल ने तो बता ही दिया है, आप गूगल भी कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। और वीएनएम टीवी हमेशा से ही ये कोशिश करता आया है, लाखों लोग, छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन, ये वीएनएम का टैगलाइन है। और सालों से वीएनएम पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, सोच रहा है कि ऐसी छोटी छोटी कोशिश जो साहिल कर रहे हैं, साहिल की कोशिश बहुत बड़ी है, उतनी बड़ी शायद हम ना कर सके, लेकिन छोटी छोटी कोशिश और एक बड़ा परिवर्तन जरूर देश दुनिया में आएगा। वीएनएम के यूट्यूब चैनल पर आप इस टॉक को देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। साथ ही आपको प्रेस करना है बेल आइकन, ताकि वीएनएम की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम के साथ साथ केबल पर आप हमें देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी फाइबर जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम को देखा जा सकता है। हमेशा देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। वर्षों से साध थी कि राम पर तो बहुत बात की, भगवान राम ने माध्यम बनाया मेरी जिह्वा को, मेरी वाणी को, मैं आप सबसे कुछ साझा कर सकूं। सबके मन में था कि कभी कन्हैया पर भी बोलूं, भुवन मोहन कन्हैया पर बोलूं, अपने कृष्ण पर बोलूं, अपने कान्हा पर बोलूं। अब ये सुयोग बन गया है। तो 3 और 4 मार्च को वडोदरा में सुयोग बनाया मेरे प्यारे छोटे भाई और आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय नेता जिगर इनामदार ने। जिगर से मेरा बहुत पुराना संबंध है, 20-25 वर्षों से मैं उसका संघर्ष देखता हूँ, उसका समर्पण देखता हूँ, आप लोगों के प्रति उसकी चिंता देखता हूँ। तो आप सबसे मुलाकात हो रही है वहां पर, अपने अपने श्याम में नीचे लिखी हुई जो जगह है, इस पट्टी पर आप ध्यान दें और आप सब यहाँ पधारें। बाकी आपसे बीच में और संवाद करूंगा, लेकिन ये प्रारंभिक सूचना आपको दे रहा हूँ कि अपने अपने श्याम विश्व में पहली बार वडोदरा में हो रहा है। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। वर्षों से साध थी कि राम पर तो बहुत बात की, भगवान राम ने माध्यम बनाया मेरी जिह्वा को, मेरी वाणी को, मैं आप सबसे कुछ साझा कर सकूं। सबके मन में था कि कभी कन्हैया पर भी बोलूं, भुवन मोहन कन्हैया पर बोलूं, अपने कृष्ण पर बोलूं, अपने कान्हा पर बोलूं। अब ये सुयोग बन गया है। तो 3 और 4 मार्च को
वडोदरा में सुयोग बनाया मेरे प्यारे छोटे भाई और आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय नेता जिगर इनामदार ने। जिगर से मेरा बहुत पुराना संबंध है, 20-25 वर्षों से मैं उसका संघर्ष देखता हूँ, उसका समर्पण देखता हूँ, आप लोगों के प्रति उसकी चिंता देखता हूँ। तो आप सबसे मुलाकात हो रही है वहां पर अपने अपने श्याम में। नीचे लिखी हुई जो जगह है इस पट्टी पर आप ध्यान दें और आप सब यहाँ पधारें। बाकी आपसे बीच में और संवाद करूंगा, लेकिन ये प्रारंभिक सूचना आपको दे रहा हूं कि अपने अपने श्याम विश्व में पहली बार वडोदरा में हो रहा है। गुजरात का वडोदरा शहर यानी कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शहर, और महाराजा के समय से हमेशा ही यहाँ कलाकारों को मिलता रहा है मंच, और महाराजा की उस विरासत को आज भी कायम रखा गया है। आज भी यहाँ अलग अलग देश विदेश के जो आर्टिस्ट आते हैं उन्हें अलग अलग तरीके का मंच वडोदरा में उपलब्ध कराया जाता है और उन कलाकारों की कला की कद्र की जाती है। ऐसी ही एक कलाकारा जो आर्टिस्ट है, उम्दा आर्टिस्ट है, सालों से शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, वडोदरा शहर की मेहमान बनी है। और जब भी कोई आर्टिस्ट जो वडोदरा शहर के तो सारे आर्टिस्ट वीएनएम के ज़रिए आपसे रूबरू होते ही हैं, लेकिन अगर वडोदरा के बाहर से भी कोई आर्टिस्ट आया है तो उनसे आपको मिलाना वीएनएम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। मैं बात कर रही हूँ शमा भाटे जी की, महाराष्ट्र के पुणे से आई है और बेहतरीन उम्दा कथक नृत्यांगना है। मैं ज़्यादा अब बात नहीं करूँगी, उनकी कहानी उनसे ही जानेंगे। शमा जी हमारे साथ है। शमा जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य अब कहीं ना कहीं जो माहौल बदल रहा है थोड़ा सा पीछे छूट रहा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं बदलते दौर के बारे में? सीन बदल रहा है ये तो बात है, मगर मैं नहीं सोचती हूँ कि पीछे पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि ये नए बच्चे वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, मगर उतनी ही रुचि अपने क्लासिकल में भी रखते हैं। मैं आपको बताऊं कि पूना में 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटीज़ एमए की डिग्री देते हैं और हमारे यहाँ से करीब 150 लोग ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज कथक में लेके चलते हैं हर साल। तो इतने डांसर्स बन रहे हैं, इसका मतलब तो होगा समाज में रुचि है। राइट। मगर बात आपकी सही मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि उतनी रंगमंच की उपलब्धियाँ नहीं हैं, उतना रंगमंच नहीं मिलता, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ परफॉर्मेंस की कम है। और इस वजह से जितना, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, ऑडियंस नहीं है, फिर भी होपफुली वन डे इट विल चेंज। एंड जैसे रुचि बढ़ रही है वैसे ऑडियो परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे, और एक बार परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे तो फिर तो बात बन जाएगी। मंच की कमी है ये बताया जा रहा है, लेकिन मैं जितनी भी बॉलीवुड कलाकारों को या जो बड़े बड़े आर्टिस्ट को जानती हूँ उनका बेस कहीं ना कहीं क्लासिकल ही होता है। यानी अगर आपको वेस्टर्न डांस में भी मास्टरी हासिल करनी है तो क्लासिकल एक बेस होना ज़रूरी है। शमा जी जब हमारे साथ है तो कैसे क्लासिकल डांस में उनकी रुचि पैदा हुई और किस तरह की उनकी जर्नी रही, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। शमा जी, अपने बारे में बताइए कुछ, कहाँ से आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपने ये जो इंटरेस्ट था वो डेवलप किया कि मुझे कथक डांसर बनना है या मुझे क्लासिकल डांसिंग में जाना है, और वो जो सफ़र था कैसा रहा इतने सालों का? मेरा जन्म तो है बेलगांव का, मगर मेरे माँ पिताजी तुरंत महाराष्ट्र में आ गए थे, मैं पूना में आ गई थी और मैं स्ट्रेट गुरु रोहिणी जी भाटे के यहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि मेरे माँ पिताजी ने सोचा कि मुझे डांस में क्लास में सिखाना है। उन्होंने ये कतई नहीं सोचा कि करियर करके डांस लेना है। वो तो तय हुआ रोहिणी जी के साथ में। रोहिणी जी हमारी रोल मॉडल थी और उनका इतना मेरे ऊपर प्रभाव रहा, संस्कार रहा कि मुझे लगा कि मैं नृत्य के बगैर नहीं रह सकती। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं नृत्य ही करूँगी। हालांकि ये भी है कि ये मैं अबाउट 65 ईयर्स गो, तो उस ज़माने में कुछ ऐसे मालूम नहीं था कि नृत्य करना है मतलब क्या करना है, बहुत सीखना है ये मालूम था, मगर करियर का मतलब जो होता है आज की
आज की दुनिया के हिसाब से, वो तो नहीं मालूम था। मगर बहुत, और फिर जैसे मैं मेरी उम्र बढ़ती गई, मुझे ये पता चला कि ये कथक नृत्य जो है वो कभी ख़त्म न होने वाली विधा है। मैं जितना उसमें गहराई में जा रही थी, मुझे और बहुत रास्ते दिख रहे थे, विस्तार दिख रहा था, और वो मुझे खींचता गया अपनी तरफ। तो इसलिए मैं कथक करती रही, फिर सिखाती भी रही। तो इसमें कभी पता नहीं चला इतनी उम्र कब हो गई। 65 साल लंबा सफ़र, और जब 65 साल आप किसी चीज़ में बिता देते हैं तो मास्टर अपने आप हो जाते हैं। अब खुद कोरियोग्राफी करती हैं, दूसरों को भी सिखाती हैं, और अपनी जो कला है, अपना जो ज्ञान है, वो दूसरों को बांटती है। मैम, नए जो स्टूडेंट हैं उनकी जो इंटरेस्ट है उसके बारे में भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या ये इतने सालों का जो सफ़र है सिखाने का, उसमें कोई बदलाव आया है? पहले ज़्यादा लोग आते थे या अब ज़्यादा लोग आते हैं, या पेरेंट्स जो होते हैं किस सोच के साथ अपने बच्चों को क्लासिकल फील्ड में भेजते हैं? देखिए, पेरेंट्स तो हर किस्म के होते हैं, मगर मैं सोचती हूँ कि जैसे रोहिणी जी ने हमें कथक की ओर खींच लिया, वैसे हम सिखाने वालों का काम है कि बच्चों की रुचि बढ़ाए, बच्चों को ऐसे लगे कि यही मुझे करना है। तो उनकी कई पेरेंट्स होते हैं कि ये भी पूछते हैं कि क्या 2 साल में टीवी पे आ जाएगी, तो ये तो है। मगर मुझे लगता है कि लय सुर के साथ जुड़ना, या डांस में जो है हस्तक की सुंदर लाइन, सो एक बार उसकी ब्यूटी एक इंसान समझ जाता है तो उसका नज़रिया बदल जाता है। It's not only about earning money, it's not only about having material things with you, like आज गाड़ी चाहिए, कल बंगला चाहिए, वगैरह वगैरह। उनको अपने उन्नति का, अपने आप को विकास का एक, मैं कहूँगी, चस्का लग जाता है। डूब जाते हैं आप उसमें? डूब भी जाते हैं, मगर और करने का मन होता है। इस वजह से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और रुकते भी हैं। हमारे देखिए बच्चे, इतने बच्चे हैं साथ में, सब मन लगा के काम करते हैं। डांस यानी कि नाच गाना, जब 65 साल पहले शायद शुरू किया होगा, ये डांस या नाच गाना जो होता था उनके लिए काफ़ी मुश्किल भी रहा होगा, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे। मैम, ऐसा भी हुआ कभी? क्योंकि उस वक्त वो ज़माना था शायद कि डांस को या नाच गाने को इतना अच्छा नहीं माना जाता था, तो कोई चैलेंजेस फेस करनी पड़ी लाइफ में आपके डांसेस को लेकर? मैंने जब क्लास में नाचना शुरू किया तो मैं पुणे की बात किया, महाराष्ट्र की बात अभी बता रही हूँ, तब इतना टैबू नहीं था। मेरे माँ पिताजी ने ही मुझे भेजा, मगर उनका मन था कि हॉबी करके कर लेगी, थोड़े दिन, थोड़े साल, और जिसको कहते हैं इंडल्ज करना, अच्छा कर लो, बाद में पूरी ज़िंदगी करना है। जब मैंने कहा तब काफ़ी वन हैड टू फेस द म्यूज़िक। बड़ा मशक्क़त करनी पड़ी समझाने के लिए कि, क्योंकि मिडिल क्लास पेरेंट्स का ये था कि आपको सेल्फ सस्टेनेंस चाहिए ही चाहिए। और अभी भी नाच में इतना जितना मेहनत है, जितना लॉन्ग टर्म काम करना पड़ता है, उतना पैसा नहीं है। तो वो जिसको कहते हैं निरंतर आनंद और पैसा, इसमें वो एक रेस होती है ना, वो होती ही रहती है। तो इस वजह से उनको डर था, फिक्र भी थी कि कैसे कर पाएगी, मगर भगवान चाहते तो चीज़ें निकल आती है। मेरी शादी रोहिणी जी के घर तय हो गई, और फिर जिसे कहते हैं पगडंडी से चलने वाला राज रास्ते पे निकल गया। कभी मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा होगा? मुड़ के देखना नहीं पड़ा, मगर इसका मतलब ये नहीं है स्ट्रगल नहीं था। स्ट्रगल तो हर एक का अपना है, वो किसी दूसरे का, मगर डांस के लिए, मतलब सीखने के लिए या करने के लिए ऐसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मेरा अपने आप को हमेशा प्रूव तो करना ही पड़ता है। ऐसे थोड़ी होता है कि दूसरे किसी ने कर लिया तो मटीरियलिस्टिकली। हाँ, मेरे पास कभी मैं ये बिल्कुल प्रामाणिकता से कहूँगी कि कभी भी ये नहीं था कि खाने पीने के लिए
प्रॉब्लम है। जैसे पुराने लोगों का हम सुनते पढ़ते हैं कि खाने के लाले पड़ते थे, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे माँ के घर में भी और ससुराल में भी, अरे ये मेहनत करती है, इसको खुराक चाहिए, यही भूमिका थी। मगर स्ट्रगल को हर एक को अपना है, किसी को भी छोड़ता नहीं है भगवान छोड़ते नहीं। आपको स्ट्रगल करना है और स्ट्रगल ही मेक्स यू बेटर पर्सन इन लाइफ। चुनौतियां तो हर क्षेत्र में होती ही है और बिना चुनौतियों के कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता, या मैं कहती हूँ कि सफल नहीं बन सकता। शमा जी ने अपने आप को काफ़ी प्रूव किया है और अब उसी कला को वो आगे ले जा रही हैं, आगे कलाकारों को तैयार कर रही हैं। उन्होंने जो ग्रुप बनाया है उसके बारे में भी ज़रूर जानना चाहूँगी। मैम, आपका डांस ग्रुप है, उसके बारे में बताइए, कैसे स्थापना हुई, कैसे ये मन में आया और अब ग्रुप कैसे आपकी विरासत को आगे ले जा रहा है? मेरे ग्रुप का नाम है नाद रूप, और नाद रूप का मतलब होता है ऑडियो विजुअल, क्योंकि नृत्य या माध्यम है जो घुंघरू और पढ़ंत और म्यूज़िक, और रूप का मतलब माध्यम होता है विजुअल। तो मैंने जब ये इंस्टीट्यूट करके, तब सिखाने का मेन मकसद था, सिखाने का इरादा था, और अच्छे बच्चे आते गए और सिखाने में खुद की भी तरक्की होती रही। और मगर फिर एक ग्रुप भी फॉर्म हो गया, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है, तो जगह जगह जो भी हम करते हैं वो स्टेज पे लाना, रंगमंच पे जाना, ये डांसर के लिए बड़ी बात होती है। तो ग्रुप भी फॉर्म हुआ और नए एक्सपेरिमेंट्स भी होते गए, प्रयोग भी होते गए, मेरे साथ अच्छे म्यूजिशियंस जुड़ गए, तो उसका एक अच्छा जमघट बना, अच्छी क्वालिटी का काम हो गया। और वो एक कल्चर होता है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परकोलेट होता है, तो सब बच्चे मन लगा के करने लगे। और अच्छे, जहाँ मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पहले रात जो सपना देख के आती थी, मेरे बच्चे दूसरे दिन उसको मेरे सामने खड़ा कर देते थे। इतने सुंदर ग्रुप, जिसको कहेंगे कल, ये इन लोग सब थे वाइब्रेंट डांसर्स मेरे पास आए, और इसलिए बात बन गई। शमा जी वडोदरा आई हैं, और वडोदरा आए हैं तो वडोदरा के बारे में तो पूछना ज़रूर बनता है, क्योंकि ये एक कला नगरी है। और जैसे मैंने पहले ही कहा, यहाँ कलाकारों को मंच देना वो पूरे वडोदरा की जिम्मेदारी है। वडोदरा का हर नागरिक उसे अपनी जिम्मेदारी समझता है। वडोदरा के बारे में, यहाँ जिस तरह से आर्टिस्ट को बढ़ावा दिया जाता है, उसके बारे में मैम कुछ आप कहना चाहें? ज़रूर। वो डॉक्टर पारुल शाह जी ने मुझे बुलाया अंजलि मेमोरियल कमेटी की तरफ से, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो खुद इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, क्रिएटिव काम करती है, ऑर्गेनाइजिंग नृत्य पर्व का इतने साल चल रहा है, तो ये बड़ी खुशी की भी बात है और बड़ी सम्मान की भी बात है इसमें शरीक होना। तो इसलिए और पूरी एक संध्या हमें दे दी, तो हमें अपना काम दिखाने का अच्छा मौका मिला, इसलिए मैं बहुत उनकी आभारी हूँ। और दूसरी तरफ ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी, रिसेप्टिव थी। तो कलाकार को क्या चाहिए? अच्छे देखने वाले, अच्छे सुनने वाले, छोटी छोटी चीज़ों को उठा रहे थे। तो इसकी वजह से सब बच्चों को, मुझे बहुत आनंद आया नाचने में।
आज एक वार्ता भी रही। नृत्य का एक पक्ष है, उसकी सोच, उसका एकेडमिक एंगल, तो एक और बहुत लोगों ने बहुत अच्छी बातें, उसका जो निचोड़ गाने बजाने का वो बता के, लिखना क्यों ज़रूरी है, लिखना कितने अलग अलग प्रकार से नृत्य के बारे में लिखा जा रहा है, लिखना आदर्श लिखना कैसे होना चाहिए वगैरह बातें हुई फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट। और वो भी एकदम बहुत इट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग, आई वुड से, बहुत अच्छा रहा। आखिरी सवाल मैम, जो क्लासिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स अपने आप भेज देते हैं, बच्चों की रुचि नहीं होती है, और कभी बच्चों की रुचि होती है, पेरेंट्स कहते हैं अरे क्लासिकल में कहाँ पढ़े हो, वेस्टर्न में जाओ, उनके लिए क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा सवाल है कि क्यों दोनों तरफ से बोल रहे। मुझे लगता है कि जिनको रुचि है उनको पेरेंट्स ने भी और पेरेंट्स को भगवान ने भी ये बुद्धि देना चाहिए कि इनको बहुत क्लासिकल में ज़रूर रखे, क्योंकि ऐसे है कि ये पूरा निरंतर पूरा जन्म तक आपको आनंद देगी। ऐसे कौन सी चीज़, मैं तो 72 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने ऐसे कोई और चीज़ नहीं देखी है जो अपने पास अपने अंदर है और वो जो आप निरंतर आपको एक खुशी देती है। और फिर डांस में तो फिजिक भी अच्छा रहता है, आपका मन अच्छा है, आपका दिमाग शार्प रहता है, तो और क्या चाहिए। तो मैं सबको पेरेंट्स को कहती हूँ कि देखिए मैं इतनी उम्र में भी गोलियाँ नहीं खा रही हूँ, तो इट्स बिकॉज ऑफ माई डांस। तो आप सिर्फ जिसको बोलते हैं ना तुरंत जो मिलता है वो फ़ायदा मत देखिए, आप पूरी ज़िंदगी का फ़ायदा देखिए। ये अगर डांस करेंगे तो ये खुश मिजाज रह जाएंगे हमेशा। और यू बिकम आई फील दैट यू ऑलवेज वुड बी अ बेटर पर्सन एवरी ईयर, एवरी ग्रोइंग ईयर। तो वो उपलब्धि सबसे बड़ी है। शमा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। डांस यानी हैप्पीनेस, खुशियाँ, और इसीलिए डांस जब हम करते हैं, हम किसी को करते हुए भी देखते हैं, वी फील हैप्पीनेस। तो डांस और कोई भी कला, वडोदरा की हमेशा एक पहचान कला से ही रही है, और ऐसे ही एक कलाकारा को आज आपसे रूबरू करवाया है। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा हमेशा लास्ट सेंटेंस यही रहता है कि वीएनएम आपको हमेशा देखते रहना है, क्योंकि यहाँ वही बातें हम चर्चा करते हैं जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी है, जो सीधे सीधे आपके दिल में उतर जाए। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं हर किसी तक पहुँचनी चाहिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, जियो टीवी, जियो फाइबर, सारी जगह वीएनएम को हमने आपके लिए उपलब्ध करा ही दिया है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। वर्षों से साध थी कि राम पर तो बहुत बात की, भगवान राम ने माध्यम बनाया मेरी जिह्वा को, मेरी वाणी को, मैं आप सबसे कुछ साझा कर सकूं। सबके मन में था कि कभी कन्हैया पर भी बोलूं, भुवन मोहन कन्हैया पर बोलूं, अपने कृष्ण पर बोलूं, अपने कान्हा पर बोलूं। अब ये सुयोग बन गया है। तो 3 और 4 मार्च को वडोदरा में सुयोग बनाया मेरे प्यारे छोटे भाई और आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय नेता जिगर इनामदार ने। जिगर से मेरा बहुत पुराना संबंध है, 20-25 वर्षों से मैं उसका संघर्ष देखता हूँ, उसका समर्पण देखता हूँ, आप लोगों के प्रति उसकी चिंता देखता हूँ। तो आप सबसे मुलाकात हो रही है वहां पर, अपने अपने श्याम में नीचे लिखी हुई जो जगह है इस पट्टी पर आप ध्यान दें और आप सब यहाँ पधारें। बाकी आपसे बीच में और संवाद करूंगा, लेकिन ये प्रारंभिक सूचना आपको दे रहा हूं कि अपने अपने श्याम विश्व में पहली बार वडोदरा में हो रहा है।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। वर्षों से साध थी कि राम पर तो बहुत बात की, भगवान राम ने माध्यम बनाया मेरी जिह्वा को, मेरी वाणी को, मैं आप सबसे कुछ साझा कर सकूं। सबके मन में था कि कभी कन्हैया पर भी बोलूं, भुवन मोहन कन्हैया पर बोलूं, अपने कृष्ण पर बोलूं, अपने कान्हा पर बोलूं। अब ये सुयोग बन गया है। तो 3 और 4 मार्च को वडोदरा में सुयोग बनाया मेरे प्यारे छोटे भाई और आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय नेता जिगर इनामदार ने। जिगर से मेरा बहुत पुराना संबंध है, 20-25 वर्षों से मैं उसका संघर्ष देखता हूँ, उसका समर्पण देखता हूँ, आप लोगों के प्रति उसकी चिंता देखता हूँ। तो आप सबसे मुलाकात हो रही है वहां पर अपने अपने श्याम में। नीचे लिखी हुई जो जगह है इस पट्टी पर आप ध्यान दें और आप सब यहाँ पधारें। बाकी आपसे बीच में और संवाद करूंगा, लेकिन ये प्रारंभिक सूचना आपको दे रहा हूँ कि अपने अपने श्याम विश्व में पहली बार वडोदरा में हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM TV। गुजरात का वडोदरा शहर कला नगरी कहा जाता है। यहाँ के कलाकारों ने वडोदरा शहर को जितनी प्रसिद्धि दिलाई है उससे कहीं ज्यादा प्रसिद्धि यहाँ के खिलाड़ियों ने भी दिलाई है और इसलिए वडोदरा शहर को हम खेल नगरी भी कहते हैं। यहाँ के जो खिलाड़ी है देश विदेश में वडोदरा शहर का और गुजरात का नाम ऊंचा कर चुके हैं। आज फिर एक बार ऐसे ही एक एथलीट से आपको VNM TV के जरिए हम मिला रहे हैं, केदार पटेल, जिन्होंने अभी अभी मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीतकर वडोदरा शहर को फिर एक बार गौरवान्वित किया है। केदार, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, क्या कंपटीशन थी और कितने लोग आए थे, कहाँ से आए थे और किस तरह का पूरा एक्सपीरियंस रहा आपका? 16 लोग थे और वो ऑल ओवर इंडिया के, महाराष्ट्र के, राजस्थान, हरियाणा, वैसे MP के, वैसे सारी जगह से आए हुए थे। कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, आपको कैसा वहाँ का लगा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जबलपुर के लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला और जबलपुर जगह भी अच्छी थी, एटमॉस्फेयर भी अच्छा था। जी, साइकिलिंग कब से करते हैं केदार आप? 4 साल से। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन आपको सिखाता है? आपकी कैटेगरी कौन सी थी, ये जो कंपटीशन थी, और कौन सी कैटेगरी में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है? अंडर 18 कैटेगरी थी। मैं अम्बे स्कूल मांजलपुर में पढ़ता हूँ और मैं साइक्लोजियल क्लब के साथ ट्रेनिंग लेता हूँ, निमेश सर और मितेन सर के साथ में। जी, तो आपको आपके जो ट्रेनर्स हैं वो सिखाते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, क्या सिखाते हैं? जब आप राष्ट्रीय स्तर की कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होते हैं तो आपको आपकी जो टैलेंट होती है और उससे ज्यादा उस टैलेंट को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सारे ही टैलेंटेड लोग हैं, सारे ही अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। उस वक्त जो कोच होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, वो आपको क्या मोटिवेट करते हैं कि आपको किस तरह से परफॉर्म करना है? जो रेगुलर ट्रेनिंग में जो करते हैं वैसे ही रेस में, जो ट्रेनिंग पूरे साल की होती है वैसे ही रेस में खेलने का होता है, तो वैसे खेलते तो वैसे हो जाता है। जी, और ये जो आपका ये मास स्टार्ट, उसमें आपने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है, उसके बारे में बताइए, क्या कंपटीशन होती है? वो 100 किलोमीटर की मास स्टार्ट रेस हुई थी, वो हमने 3 आवर्स में कंप्लीट कर दी थी और वो
सुबह 7:30 बजे चालू हुई थी और 10:30 बजे तक कंप्लीट हो गई थी, 10 बजे। और वहाँ पे लास्ट में स्प्रिंट विनिंग था, ब्रेक अवे लग के। जी। और आप केदार 12th स्टैंडर्ड में है। 12th स्टैंडर्ड हमारे यहाँ बोर्ड का ईयर माना जाता है। ऐसे में पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा रोकते हैं कि ये साल पढ़ाई का है, खेल का नहीं है। आपके पेरेंट्स ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं? पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहता है? पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहता है। क्या कहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं? वो सुबह मॉर्निंग में मेरे साथ ट्रेनिंग करता हूँ, तभी वो मॉर्निंग में मेरे साथ आते हैं पीछे व्हीकल लेके, तो जिससे मेरा एक्सीडेंट ना हो। मॉर्निंग में मैं हर रोज 80 किलोमीटर की राइड करता हूँ, तो उसमें पेरेंट्स मेरे साथ पीछे ही आते हैं। कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है इस तरह की, जब आप नेशनल चैंपियन खेलने जा रहे हैं, परफॉर्म करने जा रहे हैं? अपना डाइट, अपना रूटीन, अपनी प्रैक्टिस किस तरह करते हैं? मोर देन 4 आवर्स की ट्रेनिंग होती है दिन में जी। उसमें साइकिलिंग और जिम दोनों आ गया। अच्छा। और खाने पीने क्योंकि स्ट्रेंथ भी बढ़ानी होती है आपको। वो मैं डाइटिशियन मेघना मैम से डाइट लेता हूँ। और क्या डाइट में क्या ज़्यादा इंक्लूड करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा अलग अलग कंपटीशन में आगे जाना चाहते हैं, तो क्या खाना चाहिए जब आपको स्ट्रेंथ रखनी होती है? डाइट पे जो रेगुलर डाइट होती है वैसे ही होती है, पर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जब ट्रेनिंग डेज होते हैं तभी कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेना पड़ता है, और जब भी रिकवरी डेज होते हैं तभी प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ता है। जी। यानी खिलाड़ियों को ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है। केदार, कहाँ जाना चाहते हैं आप? साइकिलिंग करते हैं, कोई और स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट हो? कहाँ देखते हो अपने आप को? इस फील्ड में आगे जाना है? क्योंकि पढ़ाई एक अलग चीज़ होती है, जब खेल कूद होता है अलग चीज़ होती है, अलग अलग एक्टिविटीज़। तो इसे कैरियर बनाना चाहते हैं कि बस ये शौक है? ये कैरियर बनाना चाहता हूँ। अच्छा, कैरियर बनाना चाहते हैं। और पेरेंट्स आपके अग्री हैं? यस। कहाँ देखते हैं अपने आप को? गोल्ड मेडल जीता है, अब कहाँ कहाँ परफॉर्म करना है? अभी इंटरनेशनल में टूर दे फ्रांस और रेसेस होते हैं, उसमें। किस तरह की मेहनत करेंगे उसके लिए? उसके लिए जो ट्रेनिंग और उस पर रेगुलर फोकस करेंगे, और उसके बाद में डाइट और रेस्ट डेज में भी। केदार, आपकी ये जो सफलता है उसके पीछे किस का हाथ है? किसे आप धन्यवाद करना चाहेंगे? गुजरात स्टेट साइकिलिंग एसोसिएशन को, फिर साइक्लोवियल क्लब को, और मेरे पेरेंट्स को, स्कूल को। स्कूल से भी सपोर्ट मिलता है? स्कूल से क्योंकि आपको हमेशा स्कूल बंक भी करना पड़ता होता, कभी छोड़ना भी पड़ता होगा। स्कूल में मैं स्कूल वाला ने परमिशन मेरे को दी है, तो मैं स्कूल में 1 आवर लेट जाता हूँ। यानी ऐसे खिलाड़ियों को हमेशा स्कूल भी बढ़ावा देता है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी हैं जहां इस तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध है, और पेरेंट्स भी, मुझे लगता है, बच्चों को जो करना है उसे करने की इजाज़त देनी चाहिए। चलिए, केदार पटेल जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वडोदरा शहर में जिन्हें वीएनएम के जरिए हम हमेशा मंच देते आए हैं, ताकि ये मोटिवेट हों और उन्हें देख के आप भी मोटिवेट हों। क्योंकि हर घर में ऐसे बच्चे हैं जिनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारी टैलेंट है, बस वक्त होता है एक उन्हें मंच मिलने का और उनको प्लेटफॉर्म मिलने का। और इस तरह के प्लेटफॉर्म वडोदरा शहर के बच्चों को हम लकी हैं कि मिलते रहते हैं। वीएनएम हमेशा देखते रहना, मैं कहती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ वही लोग आते हैं जो सीधे सीधे आप में से उठकर आए हों। केदार भी आज शायद थोड़ी सी बात करने में भी हिचक रहा है, लेकिन जब ये नेशनल पर गोल्ड मेडल जीत कर आया है, आगे चलकर जब वडोदरा का नाम रोशन करने वाला है, तो ऐसे बच्चे हमेशा ही सभी के लिए प्रेरणादायी साबित होते हैं। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, देखते रहिए, हमेशा देखते रहिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं शेयर कीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हमें देख सकते हैं, जियो फाइबर, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी। देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।